हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ऑप्शंस थे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व आर्थिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा नेट जीरो एनर्जी ट्रैकर रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर रिपोर्ट का दूसरा संस्करण 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के अपने प्रयासों में दुनिया भर में भारी औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों की प्रगति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख उत्पादक देश और क्षेत्र अब नेट शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे उनके अधिकार क्षेत्र में व्यापार के लिए अपने संचालन और रणनीतियों को उभरते परिदृश्य के साथ संरेखित करना अनिवार्य हो गया है। इसमें जिन 8 उद्योगों का विश्लेषण किया गया उनमें स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, तेल एवं गैस, विमानन, शिपिंग और ट्रकिंग शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाता है। और कथन 2, इसे केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 से 30 दिसंबर तक होने वाले काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा की। आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाता है, इसलिए कथन एक सही है। ये प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुरूप है, जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आधुनिक ज्ञान प्रणालियों के साथ जोड़ने पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्तर और दक्षिण भारत के ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपराओं को एक साथ लाकर इन क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय संस्कृति, वस्त्र, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना एवं प्रसारण जैसे अन्य मंत्रालयों की मदद से इस कार्यक्रम का आयोजन करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वहीं इसका प्रबंधन IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नए और बेहतर हाइपरसोनिक हथियार फतह 2 का अनावरण किया? इजराइल, पाकिस्तान, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो जवाब है ऑप्शन सी, ईरान। हाल ही में ईरान ने अपने नए और बेहतर हाइपरसोनिक हथियार फतह 2 का अनावरण किया है। आपको बता दें कि फतह 2 एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान द्वारा विकसित किया गया था। ये ईरान की पहली घरेलू निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है। ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV वॉरहेड से लैस है, जो हाइपरसोनिक गति से पैंतरेबाजी और ग्लाइड कर सकता है। ये 15 मैक के वेग से 1500 किलोमीटर की दूरी के भीतर लक्ष्य को मार सकती है। इसमें तरल ईंधन रॉकेट प्रणोदक का उपयोग किया गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है। और कथन 2, इसे अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO ने जुलाई-सितंबर 2023 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की त्रैमासिक बुलेटिन जारी की। इसके मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2% से घटकर जुलाई-सितंबर 2023 में 6.6% हो गई। आपको बता दें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण है। गौरतलब है कि NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय एजेंसी है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। PLFS को NSSO द्वारा अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। ये भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए एक प्रमुख टूल है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन किस शहर में स्थित है? दहेग, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर लंदन? तो जवाब है ऑप्शन डी, लंदन। हाल ही में भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO का अध्यक्ष नामित किया गया। गौरतलब है कि भारत विश्व स्तर पर चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी ISO एक अंतर सरकारी निकाय है, जो विश्व चीनी बाजार में स्थितियों में सुधार के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसके 87 सदस्य देश चीनी के वैश्विक उत्पादन के 87%, खपत के 64%, निर्यात के 92% और आयात के 34% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए नोलंबा राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना मंगला नोमा बाथी राजा ने की थी। और कथन 2,
इनकी राजधानी आधुनिक आंध्र प्रदेश में हेमावती थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में नोलंबा पल्लवों के इतिहास के बारे में शोध के दौरान प्राचीन शिलालेख, नायक पत्थर और शिवलिंग एवं नंदी की मूर्तियों का पता चला है। नोलाम्बो ने 8वीं से 12वीं सदी तक पारंपरिक रूप से नोलाम्बावाड़ी नामक क्षेत्र पर शासन किया था। इनका शासन दक्षिण पूर्व कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। मंगला नोमाबाथी राजा को नोलंबा राजवंश का संस्थापक माना जाता था, इसलिए कथन एक सही है। हेमावती 8वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच इनकी राजधानी थी, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला सवाल, हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने किस दूरबीन का उपयोग करके धूमकेतु P12 या पोन्स ब्रूक्स की तस्वीर खींची है? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप या फिर गिरावली टेलीस्कोप? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप यानी HCT का उपयोग करके रहस्यमय धूमकेतु P12 या पोन्स ब्रूक्स की तस्वीर ली है। आपको बता दें कि धूमकेतु P12 या पोन्स ब्रूक्स एक खगोलीय वस्तु है जिसे इसके विशिष्ट स्वरूप के लिए डेविल कॉमेट का उपनाम दिया गया है और इसकी तुलना मिलेनियम फैल्कन से की गई है। वर्ष 1812 में पहली बार खोजा गया यह धूमकेतु हर 71 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसकी हालिया गतिविधि विशेष रूप से प्रभावशाली रही है, जिसमें गैस और धूल के कई विस्फोटों ने नाटकीय रूप से इसकी चमक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि हिमालय चंद्र टेलीस्कोप लद्दाख में लेह के पास हानले में भारतीय खगोल वेधशाला यानी IAO में स्थित है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और दूसरा कथन, रामायण में इसे पंपा कहा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में स्थानीय समस्याओं के चलते तुंगभद्रा नदी खबरों में देखी गई। आपको बता दें कि तुंगभद्रा दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है। ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका निर्माण दो नदियों तुंग और भद्रा के मिलन से हुआ है, इसलिए इसे नाम दिया गया है। ये नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। हिंदू लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं और रामायण में इस नदी का उल्लेख है, जहां इसे पंपा कहा गया है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में समाचारों में देखा गया केन्स ग्रुप किस श्रेणी के देशों से संबंधित है? तेल निर्यात, कृषि निर्यात, दुग्ध निर्यात या फिर मांस निर्यात? तो जवाब है ऑप्शन बी, कृषि निर्यात। हाल ही में भारत ने जिनेवा में खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए खाद्यान्न की सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग पर WTO की बैठक के दौरान केन्स समूह के सदस्य देशों की आलोचना की है। आपको बता दें कि केन्स समूह कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी करने वाले 20 कृषि निर्यातक देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1986 में केन्स ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये गठबंधन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में एक साझा मोर्चा पेश करने का प्रयास करता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी स्थापना वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली में की गई थी, और दूसरा कथन, इससे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में विशेषज्ञों ने कहा कि नए बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड में संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी वास्तविक वित्तीय प्रतिबद्धता का अभाव है। आपको बता दें कि बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की स्थापना कनाडा के वैंकूवर में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली में की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। ये देशों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF के तहत निर्धारित 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। पिछले साल दिसंबर में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पार्टियों के 15वें सम्मेलन यानी COP15 में इसकी रूपरेखा को अपनाया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है? ऑप्शन है ए, विश्व बैंक, बी, यूनिसेफ, सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर डी, विश्व व्यापार संगठन। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।